नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे एक खास मेहमान हैं। वह मेहमान कसरावत के रहने वाले हैं, किसानी करते हैं, लघु कृषक कह सकते हैं। 4.5 एकड़ जमीन उनकी है, उम्र है 63 वर्ष, LLM MPhil की पढ़ाई की है और अब आप PhD करना चाहते हैं विधि विषय में। राजेंद्र कुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। PhD करने की क्या सूझी आपको? PhD में शोध एक ऐसा विषय है जिस पर समाज में जो दबे कुचले हुए लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके लिए जो विधि है वो उसमें थोड़ी मैं लेकुना या कमी देखता हूँ। तो उस कमी को दूर करने के लिए मैंने इस विषय को चुना। मेरा विषय है ओल्ड एज पर्सन, देयर सोशल प्रॉब्लम्स, देयर राइट्स एंड लीगल सॉल्यूशंस। वरिष्ठ नागरिकों की परेशानियां, सामाजिक परेशानियां, उनके कानूनी समाधान और उनके अधिकार, ये सब मुद्दे आपके शोध के होने चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में सीनियर सिटीजन की दशा अच्छी है? 2011 की जनगणना के हिसाब से करीब 10 करोड़ लोग वर्तमान में सीनियर सिटीजन हैं और जिसमें 1.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, जिनके मस्तक पर न तो छत है और न रहने के लिए उनको जगह है। तो ऐसे लोगों के लिए जीवन यापन और इस उम्र में उनका जो मेडिकल और बीमारियां लग जाती है उसके लिए इलाज करना, और जो सरकार उनको मदद करती है 200 रुपया या 250 रुपया, जो भी 150 रुपया देती है, वो बहुत नाकाफी लगता है। आपने बड़ा संघर्ष किया जीवन में। आपने 10वीं प्लस 11वीं तक की पढ़ाई पहले की 1964 में, 65 में फिर आपने पढ़ाई छोड़ दी। फिर आपने होलकर साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया, अब छोड़ना पड़ा। फिर आपने बरसों बाद DAV में LLB की परीक्षा दी, BA की पढ़ाई की आपने खरगोन कॉलेज से ही। फिर खरगोन में BA करने के बाद LLB की परीक्षा आपने इंदौर से दी, फिर LLM की पढ़ाई की, फिर MPhil किया। तो पढ़ाई के इतने साल बाद, स्कूली परीक्षा, कॉलेज की परीक्षा के इतने साल बाद एकाएक MPhil करना, LLM करना कितना कठिन लगा आपको? इसमें कठिनाइयाँ तो ये आती रही कि मुझे अपने गांव से बार बार इधर दौड़ना पड़ता और यहाँ रहना पड़ता, किंतु मानसिक रूप से कभी मैं हॉस्टाइल नहीं हुआ। दिमागी रूप से मैं बहुत सशक्त और पढ़ने में अपने आप को बहुत व्यस्त रखता और खेती के कामकाज भी करता रहता। हमने तो ये सुना कि आप खेती करते हो, तो पेपर देने के लिए आप रात को बस में बैठकर इंदौर आते हैं, इंदौर में आप परीक्षा देते हैं, परीक्षा खत्म होते वापस बस स्टैंड जाकर बस में बैठकर वापस अपने। वो इसलिए था कि मेरे पास कुछ पशु पाल रखे हैं मैंने, 2 गायें हैं, 2 बछियां हैं, 2 बैल हैं, इसलिए उनकी देखभाल के लिए मुझे जाना जरूरी। घर पे कोई था नहीं उनकी देखभाल? घर पर उनकी देखभाल के लिए कोई। मतलब परीक्षा एक तरफ आपकी परीक्षा थी और एक तरफ मेरे वो पशु थे, तो आपने दोनों का ध्यान रखा। खेती के मामले में अभी क्या बो रखा आपने अपने खेत में? 4.5 एकड़ में मैंने सोयाबीन, और अब सोयाबीन के बाद गेहूं बो दिया और डाबर चना बोया थोड़ा सा, और उसके बाद में कपास में उखाड़ के फिर उसमें गेहूं बो रहा हूं। हमने सुना है कि आपके खेत में कुआं है जिसको आप रिचार्ज करते रहते हैं, हर साल बरसों तक आप रिचार्ज करते रहे। जब गर्मियों में कुआं सूखने लगता था तो उसे और गहरा करते जाते हैं। कई आव आपने खोदा रखी है और आप कुएं का पानी भी बेचते हैं, सही बात है क्या? नहीं, मैं उन किसानों की मदद करता हूँ जिनके पास पानी नहीं होता है। हाँ। बहुत किफायत में उनको पानी देता हूँ मैं, जिससे वो अपना राष्ट्र की उन्नति के लिए और स्वयं की प्रगति के लिए उत्पादन कर सके और आगे बढ़ सके। तो कैसे आपने अपने कुएं को इतना चार्ज किया? वो गहरा करता गया, उसको खोदता चला गया। सस्ते टाइम में जब वो खुद गया, आज तो बहुत महंगाई है। 2000 रुपये हाथ में खुद रहा है, 1.5 फीट का खोदने का 2000 रुपये लगता। उस टाइम में जब मैंने खोदा तो कम पैसा लगा था, तो अब वो मतलब पर्याप्त पानी है। तो कितना गहरा कुआं कर लिया आपने? मेरा कुआं है करीब 75 फीट है अभी। 75 फीट तक गहरा कर लिया? 75 से 80 फीट के लगभग है। और उसके साइड में आपने बोर भी करा रखे हैं? वो आड़े खड़े बोर भी करा रखे। आड़े खड़े बोर भी करा रखे, तो उसकी लागत तो काफी आई होगी बोर कराने की? नहीं, उस टाइम में गुजरात की कुछ मशीनें आती थी, उन लोगों ने 20 रुपये फीट में किया है जी, तो उससे पानी मिला है। जी। तो पानी भरपूर है आपके? पानी पर्याप्त है और खेती बाड़ी से आपका काम का चलता। अब इतने साल बाद आपको पढ़ाई की सूझी और आप PhD करना चाहते हैं, इस दिशा में कदम बढ़ाया आपने। भारत में
वृद्धों की दशा के बारे में आप कहते हैं कि अच्छी नहीं है। आपकी राय में क्या क्या कानून होना चाहिए वृद्धों के लिए? वृद्धों के लिए सबसे पहला कानून ये होना चाहिए कि यदि कोई आदमी अपने परिवार, अपनी संतान की वजह से यदि मुसीबत में है तो एक सिंगल विंडो पर उसके एक एप्लीकेशन से उसके लिए कुछ कार्रवाई की जाना चाहिए तत्काल। तो उसको कम से कम अपने मेंटेनेंस के लिए, अपने भोजन पानी और निर्वाह के लिए तत्काल रिलीफ मिले। उसके बाद में उसके लिए उसको गरिमा में जीवन जीने का मौका दिया जाए और उसको कहीं समाज में भीख मांगने की नौबत ना आ जाए। वो लोग जिनके पास संपत्ति है उनकी तो बच्चे अच्छी देखभाल करते हैं और उनसे संपत्ति में हिस्सा भी ले लेते हैं, किंतु जिन लोगों के पास संपत्ति ही नहीं है वो कहाँ जाएंगे? इस बात के लिए मेरा जो हृदय है वो बहुत मतलब पसीजता है। मैं उड़ीसा का एक जिला है कालाहांडी, वहाँ लोग भूखे मरते हैं। तो वो खुद भूखे मरते हैं तो उनको बच्चों को शिक्षा कैसे देते? गवर्नमेंट राइट टू एजुकेशन की बात करती है। राइट टू एजुकेशन में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने गाय भैंस बकरियां चराते हैं, लड़कियां अपने भाई बहनों को रखती है, उनकी माता जो है मजदूरी पर जाती है और उनका पिता शराब पीता है। महात्मा गांधी की बात को नहीं मानी गई। आज देश में शराब खोरी चल रही है, जगह जगह कारखाने फैक्ट्रियां चल रही है। देश को इस तरह से मतलब बर्बाद कर दिया है कि एक युवा पीढ़ी तो बर्बाद हो रही है, किंतु बुजुर्गों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपने कहीं कहा है कि बुजुर्गों को अपने बच्चों की संपत्ति में अधिकार मिले। पिता की संपत्ति में बच्चों का अधिकार तो होता है, लेकिन कई बार ये होता है कि बच्चे बहुत कमाने लगते हैं और वे पिता को अलग कर देते हैं, पिता भूखों मरता है। तो आपने कहीं कहा है कि उन पिताओं को, माताओं को भी अपने बच्चों की संपत्ति में से हक मिले, उन्हें गुजारा भत्ता से काम नहीं चलाना पड़े। जी, मेरा कहना यह है कि मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से एकल परिवार हो गए हैं। हमारे दो की पद्धतियां चल रही है। पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी संस्कृति पर बहुत गहरा प्रहार किया है। तो इसको मतलब कम करने के लिए यदि एक वृद्ध पिता अपनी पूरी संपत्ति, अपना पूरी कमाई सब अपने बच्चों पर लगा के उनको कमाने योग्य बना देता है, और वो जब बच्चे इतने कामयाब हो जाते हैं कि अच्छा पैसा कमाते हैं, तब अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि उस कानून के जरिए उनकी एक एप्लीकेशन से उसके बच्चों के प्रॉपर्टी में, उनके बैंक्स अकाउंट्स में उनको तत्काल हिस्सा मिलना चाहिए। यानी अभी तक तो जो बात होती है पिता की संपत्ति में बच्चों का अधिकार, पति की संपत्ति में महिला का अधिकार, पत्नी का अधिकार, लड़की का अधिकार, हाँ। लेकिन ये अधिकार भी जरूरी है। ये बच्चों की संपत्ति में पिता का अधिकार होना चाहिए। यदि पिता बिल्कुल बेआसरा है, कुछ भी उसके पास साधन नहीं, उसने सब अपने बच्चों पे लगा के बिल्कुल लुट गया है। वो क्या अभी जो कानून है वो कानून नाकाफी? बिल्कुल। 1973 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सीआरपीसी की धारा 125 है, जो सिर्फ वकीलों के चक्कर लगाने के बाद, कोर्ट और न्यायालय के चक्कर लगाने के बाद एक वृद्ध को सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन निर्वाह भत्ता दिलाती है, और उसमें वो उसको भत्ता तब तक नहीं मिलता जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो मेरा यह कथन है कि ऐसा कानून बने कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जिसमें उसके आवेदन पर उसको तत्काल इस प्रकार की सब सहूलियतें दी जाए। आप 40 साल से खेती कर रहे हैं, खेती करने वाले किसानों की पढ़ाई की, गांव के लोगों की पढ़ाई की क्या स्थिति है? खेती बाड़ी में मैं अच्छे मतलब हमारे क्षेत्र में पाटीदारों के लड़कों को देखता हूँ, नौजवान लड़कों को देखता हूँ, तो वो तो 10वीं 11वीं 12वीं के बाद जाके कहते आ रहे नहीं भाई अब नहीं पढ़ सकते हम, अब बहुत हो गया, अब तो खेती करना है क्योंकि नौकरियां तो मिलती नहीं, उनका ये कहना है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई अभी आपकी उम्र है, पढ़ो, आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, अपने दिमाग का उपयोग करो। किंतु उनका ये कथन है कि नहीं भाई हम तो इधर ही कमाएंगे और इधर ही मस्त रहेंगे। मैंने खेती में देखा है सर कि एक किसान की यदि 70 साल उम्र है, वो 70 साल तक जी सकता है। अगर खेती करता है तो 60 साल में मतलब मर सकता है वो, क्योंकि उसका इतना मतलब शारीरिक वो हो जाता है कि वो नहीं सर्वाइव कर सकता। लोग तो कहते हैं खेती करने पर, मेहनत करने से किसान या आदमी की सेहत अच्छी हो जाती है, कैलोरीज नहीं मिल पाता, ज्यादा जिएगा, उसको वो कैलोरीज नहीं ले पाता। वो जो दूध और घी और ये बनाता है वो लोग बेच देता है। वो अपने महंगाई इतनी हो गई है कि उस महंगाई में वो दूध अपने स्वयं के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं देते, वो लोगों को बेच देता है, घी, शुद्ध घी बेच देता है। आप खुद तो सीमांत कृषक थे, 4.5 एकड़ जमीन आपकी नाम मात्र की जमीन, जिसमें सीमित साधन थे। 40 साल पहले
और जब आपके बच्चे थे तो आपने उसी खेती की कमाई में बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खुद का पालन पोषण किया, अपनी पढ़ाई लिखाई की, कैसे किया आपने ये सब? एक बात और है कि मेरे ब्रदर अमेरिका में थे, डॉक्टर कनकमल जैन जी, उनने मेरी काफ़ी मदद की और मेरी मदर भी मेरे साथ रहती थी, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा आर्थिक परेशानियां नहीं आई और मैं अपनी 4.5 एकड़ ज़मीन में अपना स्वयं का भी गुजर बसर करता रहा और अपने बच्चों को भी बखूबी पढ़ाता रहा। कोई अनुभव आपको हुए, विलक्षण अनुभव ये सब काम करते हुए? विलक्षण अनुभव में यही रहा कि कभी कभी मतलब फसल पिट जाती थी। एक बार मैंने 1.5 एकड़ में मिर्ची लगाई और मेरी मिर्ची कभी गलत होने से छोटी छोटी मिर्चियाँ लगी, उसमें मेरे करीब 25 से 30 हज़ार रुपये घाटा गया। तो मैं 2 साल तक बहुत परेशान रहा। मेरे पास मतलब ये समझ लीजिए आप कि 1993 तक मैं मोटरसाइकिल पे नहीं बैठ पाया, साइकिल से चलता रहा, टूटी साइकिल और लट्ठे के कपड़े, और इस तरह से मैं अपना जीवन निर्वाह करता रहा। उसके बाद जब मैंने 2003-04 में जब बीए किया तब मैंने अच्छे कपड़े पहने और उसके बाद में फिर अपने बच्चों की कमाई के कारण वेल ड्रेस हुआ। जब आपने 53 साल की उम्र में ग्रेजुएशन किया तो क्या अनुभव हुआ? गांव में लोगों ने कहा नहीं कि क्यों पढ़ाई? लोगों की प्रतिक्रिया ये होती थी, यार क्या कर रहा भाई, पगल कोई क्या बात है। लोग हंसते थे मेरे, साला पागल है ये, पढ़ने जाता है। वहाँ भी मैं डॉक्टर जैन से मिला, हमारे लॉ कॉलेज इंदौर के डॉक्टर जैन साहब हैं, उनसे मिला तो कहा भाई धर्म ध्यान करो, काहे मगजमारी करते हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो? तो ऐसे जब पढ़े लिखे लोगों की जब इस प्रकार के वक्तव्य होते थे तो मुझे बहुत दुख होता था और मैं और ज़्यादा मतलब ताकत लगा के पढ़ता था। आपने 10वीं पहले 11वीं होती थी, हाई स्कूल की परीक्षा होती थी, वो आपने पास की 10+1, और बाद में 10+2 जरूरी हो गया। 10+2 के बिना कॉलेज में एडमिशन नहीं देते थे। जब आपने 1994 में परीक्षा दी, 12वीं की परीक्षा दी 10+2 की, जो उसे हायर सेकेंडरी कहा जाता था, तो आपने और आपके बेटे ने एक साथ परीक्षा दी, तो कैसा रहा? लोगों ने क्या कहा कि बाप बेटे एक साथ जा रहे हैं पढ़ाई करने? लोग हंसते थे, प्रतिक्रिया तो कोई क्या बोल सकते थे वो, किंतु उनको ऐसा लगता था कि ये क्या हो रहा है भाई, क्यों कर रहे हैं? आप अपने बेटे को पढ़ाते थे कि बेटा आपको पढ़ाता था? मैं अपने बच्चे को पढ़ाता था, क्योंकि इंग्लिश मेरी बड़ी पावरफुल थी। 1963 में मैं जवाहरलाल हायर सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट रहा मेरे ब्रदर के साथ, हम ग्वालियर में, तो वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो इंग्लिश मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता था। अपने तीनों बच्चों को मैंने इंग्लिश पढ़ाई, जिसमें अभय को विशेष इंग्लिश पढ़ाने से वो आज यहाँ इंदौर में वेल सेटल्ड है। आपने जो कार्य किए, क्या इस पढ़ाई के अलावा आपको लगता है कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए? कंप्यूटर कितने टेक्नोलॉजी सेवी, गैजेट सेवी हैं? आपने अपने खेतों में कौन कौन सी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं? पहले बैलों से गेहूं बोया जाता था, अब ट्रैक्टर के आने से मैकेनाइज्ड खेती हो गई। तो जो काम हम 4-4, 6-6 दिन में करते थे वो अब 1 दिन या 2 दिन में हो जाता है। 1 दिन में उसको कल्टीवेटर करो, रोटावेटर करो और गेहूं बो दो, ये सहूलियत। तो ये सब आप खुद करते हैं? नहीं, ये किराए से मिल जाते हैं। अब 4.5 एकड़ का किसान तो सर खरीद नहीं सकता ट्रैक्टर और रोटावेटर, ये बहुत महंगी चीजें हैं। 10-12 लाख रुपए की मशीनरी है, हम तो किराए से ले लेते हैं, तो किराए में काम। पीएचडी के बाद क्या जी? पीएचडी के बाद क्या? पीएचडी के बाद में मेरी अंतिम ख्वाहिश है, मैं डीएससी लॉ की सबसे बड़ी डिग्री लेकर दिल्ली कुछ दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट और पाश्चात्य देशों में अमेरिका तक जाना चाहता हूँ। वहाँ प्रैक्टिस करना चाहेंगे? वहाँ मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और वहाँ के अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार का कितना अंतर है। उस अंतर को मैं देखना चाहता हूँ कि लोग किस प्रकार से अपने मुद्दों को सबमिट करते हैं वहाँ, यहाँ किस प्रकार से, वहाँ कितना समय लगता है, यहाँ कितना समय लगता है। अभी आप देखिए प्रणब मुखर्जी साहब के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने मुंबई के हमलावर को अजमल कसाब को फांसी की सजा दे दी। अभी अफजल गुरु पेंडिंग में है। तो इस तरह के मामलों में मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि फास्ट ट्रैक मामलों से इनके मामले चलाए जाए और इसमें राष्ट्रपति महोदय के पास जैसे 6 साल के लिए लंबित है तो उसको 6 दिन में उन्हें निपटा देना चाहिए। राजन कुमार जी, नए लोग जो सीनियर सिटीजन हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि उनको जहां भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, वो अखबार पढ़े, कम्युनिकेशन और इससे जुड़े। नई संचार पद्धतियां आ गई हैं,
नौजवानों के का संपर्क में रहें और साक्षर तो होंगे ही वो निश्चित रूप से। अगर साक्षर भी नहीं है तो वो साक्षर हों और खूब पढ़े लिखें और देश के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में सब जानें। और विदेशों में क्या हो रहा है, हम उनकी तुलना में पीछे क्यों, जबकि हम जगत गुरु थे। आज हमारी स्थिति ऐसी क्यों है कि हम पिछड़ गए, ये इस बात का भी मुझे बड़ा अफसोस है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र कुमार जी जैन साहब, आपकी ये बात भी बहुत मौजूद है कि आप कुछ भी हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जो हो, आप जिस शहर गांव कस्बे में रहते हो, आप पढ़ाई जरूर करें। और पढ़ाई और शिक्षा ही एकमात्र चीज है जो आपका भविष्य बदल सकती है और आपके साथ देश का भविष्य भी बदल सकती है। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।